हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक क्षमत्व और इसी का कोरिलेशन हम समझते हैं इम्यूनिटी से। वैदिक क्षमत्व हमारे पास पूरी चरक संहिता में, सुश्रुत में, अष्टांग में, वेरियस रेफरेंसेस में जगह जगह पे मिलेगी। वही सारे रेफरेंसेस आज हम कलेक्ट करके पढ़ेंगे। वैदिक क्षमत्व डिस्कस करने की टर्न कैसे आई, मतलब पूरी कैसे आई और क्या क्वेश्चन पूछा गया आचार्यों से कि उन्होंने वैदिक क्षमत्व का कंसेप्ट समझाया। तो उसके बैकग्राउंड में हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे प्रकृति पुरुष होते हैं कि जिनमें उचित आहार विहार भी हो तो भी उनको व्याधि हो जाती है। इवन कुछ में अगर आहार विहार उचित ना भी हो तो भी वो स्वस्थ रहते हैं, और कुछ पर्सन चिकित्सा उपक्रम उपलब्ध होते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहे होते, और कभी कभी किसी में बिना किसी चिकित्सा किए भी व्याधि का उपक्षय हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे को डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी बिल्डअप हुई, और वो कैपेसिटी क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अगर कम हुई हो तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वैदिक क्षमत्व का जब हमारे पास कंसेप्ट आता है तो हमारे को टीका देखते हैं हम चरक की, जिसमें चक्रदत्त क्या समझाते हैं। चक्रदत्त ने कौन सी टीका में समझाया, तो चक्रदत्त की टीका थी अपना चरक चैप्टर नंबर 28 के ऊपर, जिसमें एक वैदिक क्षमत्व वर्ड आया, जिसमें कि हमारे पास अपने पुनर्वसु आत्रेय ने से आंसर्स देते हुए बहुत सारे क्वेरीज को सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे वैदिक क्षमत्व जो है किसी पर्सन में हम समझ सकेंगे। तो इस वैदिक क्षमत्व का सिर्फ एक वर्ड आया जिसकी टीका फिर चक्रपाणि ने हमें समझाई। तो उसमें उन्होंने श्लोक बोला कि वैदिक क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्व। तो व्याधि का जो बल है उसको विरोध करना है हमें, व्याधि का बल बढ़ेगा नहीं। और फिर इसके बाद है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत, और व्याधि उत्पाद के लिए जो हेतु हैं उनका हम प्रतिबंध करेंगे। तो दो तरह से इन्होंने वैदिक क्षमत्व हमें समझाया कि व्याधि बल का विरोध करना, और व्याधि हो गई अगर तो उसका बल कम रहने देना, और अगर व्याधि हुई नहीं है तो व्याधि को उत्पन्न ही नहीं होने देना। ये दो तरह से हम वैदिक क्षमत्व को समझेंगे, ठीक है। व्याधि बल, अगर व्याधि हो गई उसका बल रिड्यूस करना है हमने, और दूसरा है हेल्दी पर्सन में व्याधि नहीं है तो व्याधि हमने होने ही नहीं देनी है। तो ये जो भाव है, जो ये दो फैक्टर से काम करेगा, उस भाव का नाम क्या है, व्याधि क्षमत्व नाम है। तो इसी के लिए फिर हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं कि व्याधि क्षमत्व और रोग को रोकने वाली जो शक्ति है उसका हम दो तरह से मीनिंग समझ सकते हैं। वो दो मीनिंग कौन से हैं, तो ओज और बल। ऐसे हमें दो वर्ड्स जिसके सिमिलैरिटी भी मिलते हैं। तो ओज से रिलेटेड क्या है, ओज और बल। बल को हम कैसे समझेंगे, बल कैसे इंक्रीज करेंगे, बल कम हुआ तो क्या चिकित्सा करेंगे, और बल हमेशा साम्य बना रहे उसके लिए क्या करेंगे, और अगर बल कम हो जाता है तो हमारे को डिजीज क्या होती है। ये सब फैक्टर्स हमारे वैदिक क्षमत्व को डील करेंगे, वैदिक क्षमत्व को संभालेंगे। वैसे ही ओज के साथ है, अगर ओज उत्तम है तो हमारी वैदिक क्षमत्व भी उत्तम होगा। इसके रेफरेंस कैसे है, तो ओज का रेफरेंस आता है बल के साथ, और ओज और बल दोनों का रेफरेंस आता है श्लेष्मा के साथ। श्लेष्मा क्या है, तो प्राकृत कफ है। तो हमने जब प्रकृति पुरुष पढ़ते हैं शारीर क्रिया में, फिजियोलॉजी ऑफ द आयुर्वेद में, तब हमें समझ आता है कि जो कफज प्रकृति पुरुष है, कफज आहार विहार जो पुरुष करता है, उसका बल भी उतना उत्तम होता है। तो जितना उसका शारीरिक बल उत्तम होगा, समनन उत्तम होगा, उसका वैदिक क्षमत्व भी उतना उत्तम होगा। अभी हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे ओज को कि ओज है क्या। ओज के लिए हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि सप्त धातु सार का परम सार, मतलब सप्त धातुओं का सिर्फ सार नहीं, जो अल्टीमेट सार है, बहुत अच्छा फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट है, वो ओज है। इसके रेफरेंसेस हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या तो अगर किसी को चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में डिटेल भेज देंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि जो शरीर का बल है उसी को ओज कहा है। तो कहाँ है,
कुछ रेफरेंसेस में तो चरक सूत्र 17 अध्याय का 117 नंबर श्लोक है, जिसमें बोला है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, तो प्राकृत श्लेष्मा ही बल है। और इसी के आगे बोला है विकृतो मल उच्यते, विकृत होने पर यही श्लेष्मा क्या है, तो मल है। उसके बाद है स च एव ओजः स्मृतः, वही क्या है, तो वही ओज कही है। काय स च पापमो उद्दिश्यते, और वही फिर काय में अगर डेविएट हो जाए तो पाप मतलब विकार की उत्पत्ति या विकार या पाप कही जाती है। ये हो गया हमारे पास ओज का इंट्रोडक्शन। ओज के बाद फिर रेफरेंसेस आते हैं चरक और सुश्रुत में कि ओज को भी प्राणायतन कहा है। आयतन क्या होता है, तो ऐसा कंटेनर जिसमें प्राण है, तो ओज डायरेक्टली क्या है, तो प्राण है। और उसी के साथ सुश्रुत ने क्या कहा है, परम तेज है। कौन, ओज क्या है, वही ओज क्या है, तो बल है। वाग्भट ने क्या कहा है, तो शुक्र धातु का मल है। और शरंधर ने क्या कहा है इसके लिए कि शुक्र धातु की उपधातु है। और ओज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो सप्त धातुओं से हो रही है। सप्त धातुओं की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो आहार रस से हो रही है। तो जो हमारा आहार है वो डिफाइन करेगा हमारी धातुओं की क्वालिटी कैसी है। और इन्हीं सप्त धातुओं का जो परम बिल्कुल फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट जो सार भाग है वो बनाएगा ओज। तो ओज कहाँ से आया, आहार रस से आया। चलो आगे आ जाओ। फिर आगे क्या बताता है ये कि ओज हो रहता कहाँ है और ओज दिखता कैसे। तो ओज का स्थान है हृदय। रेफरेंसेस लिखना देखो जरूरी है, अन्यथा ऐसे लगने लगता है कि ये सिर्फ स्टोरी है और मन से बोला हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट में जब इंट्रो किया तो इंट्रो में क्या किया कि कुछ लोगों को आहार अगर अच्छा नहीं भी हो तो भी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये भी श्लोक है, कौन सा, तो चरक सूत्र 10th का 4th श्लोक। और फिर जो हित, अगर हित नहीं भी करते तो भी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये कौन सा श्लोक है, तो चरक सूत्र 28 का 6th श्लोक। और इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ओज की उत्पत्ति और ओज का पोषण। ओज की उत्पत्ति हुई सप्त धातुओं से, और ओज क्या है, तो ओज कहाँ से आया, शुक्र के सार भाग से भी आया। और उसके बाद चरक में एक रेफरेंस आता है कि सबसे पहले गर्भ काल में सबसे पहला जो भाव उत्पन्न हुआ वो ओज उत्पन्न हुआ। उसका रेफरेंस क्या है, तो चरक सूत्र 17 का 75th श्लोक। वो क्या बोलता है, प्रथमम जायते है ओजः। तो लाइफ के लिए क्या जरूरी है, ओज जरूरी है। लाइफ कैसे है, ओज से है। अगर ओज नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद क्या था कि स्थान क्या है, हृदय। एक दिखता कैसा है, होता कैसा है, तो इसके लिए आया है कि रक्त वर्ण का है। हृदय में क्या है, रक्त है, तो इसी के साथ रक्त वर्ण है, पर सिंपल रक्त वर्ण नहीं है, इसका सुनहरा आरक्त कलर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शाइन है, गोल्डन है। और उस रक्त के अंदर जो जीवत्व है जिसकी वजह से वो रक्त धातु लाइव है, वो ओज की वजह से। चलो आगे आ जाओ। तो जिस ओज की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सप्त धातुओं के साथ से हुई। दिखता कैसा है, तो आरक्त वर्ण का, और इसमें पीतता है, मतलब ऐसा स्वर्ण वर्ण का थोड़ा सा शाइन है। और इसका कलर कैसा दिखेगा, तो घृत के वर्ण के समान, मधु का रस के समान, मधु जैसा रस वाला है उसके समान इसका रस बताया है, और लाजा के गंध के समान है। और सुश्रुत ने इसके लिए क्या कहा है कि शुक्ल वर्ण है, सौम्य है, स्निग्ध है, शीत है और मृदु है। अच्छा, तो फिर ओज भी दो तरह से बताया इसमें, पर ओज और अपर ओज। पर ओज क्या है, अष्टबिंदु है, कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। और इसी पर ओज की हानि से मृत्यु होती है। लाइफ छोटी मोटी डिजीजेस से ओज कम होगा, मगर इस डिजीजेस के बाद अगर ये पर ओज भी डिप्लीट हो जाए तब मृत्यु होगी। और अपर ओज में क्या होगा, अर्धांजलि प्रमाण, एक अंजलि का आधा प्रमाण। कहाँ रहेगा ये इतना सा ओज, तो संपूर्ण शरीर में रहेगा। संपूर्ण शरीर में रहता हुआ ये क्या कहलाएगा, अपर ओज कहलाएगा। और ओज के गुण क्या है, तो ओज के 10 गुण हैं, गुरु, शीत, मृदु, लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछल और स्निग्ध। और ओज के कार्य क्या है, ओज करता क्या क्या है, तो डिफरेंट जैसे जीवन को धारण करेगा, प्राणों को धारण करेगा, शुक्र शोणित के संयोग के समय गर्भ उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
क्या मतलब हुआ इसका कि शुक्र और शोणित का संयोग मात्र से उत्पत्ति नहीं हो रही है जीव की, उसमें जो प्राण आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ओज की वजह से आ रहे हैं। जो लाइवलीनेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ओज की वजह से आ रही है। तो ये बहुत फिजिकल पैरामीटर के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, एक बहुत सटल पैरामीटर के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो बहुत सूक्ष्म है मगर बहुत एनर्जेटिक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि यही ओज से हमारा क्या बनेगा, शारीरिक बल बनेगा। और इसी से क्या होगा, हमारे को चेष्टाएं मतलब कार्य व्यवहार करने की जो बाल्यकाल में जो प्रवृत्तियां हुई, जिसमें लाइवलीनेस आई, लाइफ आई, वो कैसे आई, ओज की वजह से आई। और इसी के साथ फिर हमारे पास स्वर वर्ण की प्रसन्नता भी आएगी। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब का जो कार्य का रिदम है, फंक्शनैलिटी है, जो फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है वो कैसे है। जैसे सिर्फ शरीर के ऑर्गन्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो लाइफ नहीं आती, तो ये जो फंक्शनैलिटी है वन ऑन वन एड ऑन हो रही है, वो ओज की वजह से हो रही है। अब ओज और व्याधि क्षमत्व का कैसे हम कोरिलेशन बताएंगे, तो ओज की जो 10 गुण बताए हमने, ये बिल्कुल ऑपोजिट है विष के गुणों से। ओके, विष क्या है, विष बहुत एक पॉइजन दिखता है ना ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, या एक वर्ड जब हमने बताना है, तो ये सिर्फ पॉइजन नहीं है। एनीथिंग विच हैज द गुणास और द क्वालिटीज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द गुण ऑफ ओज इज विष। लिसन टू इट, कि जो भी ओज से ऑपोजिट क्वालिटी का आहार विहार है, जो ओज के गुणों को डिप्लीट करेगा, वो विष कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ओज क्या है, मधुर है, तो मधुर के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, तीक्ष्ण, उष्ण, ये सब क्वालिटीज क्या करेंगी, ओज को डिप्लीट करेंगी, तो ये विष का काम करेगा। विष को अदर एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे टॉक्सिन्स। तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, हम इंजेस्ट करेंगे, देखेंगे, डाइजेस्ट, खाएंगे, इवन इनहेल करेंगे, वो सब क्या होंगे, विषाक्त होंगे। तो इनकी जो क्वालिटीज है, जो हमारे पास इनहेलेटरी जो पॉजिटिव फैक्टर्स, हम डिजीज के छोटे छोटे माइक्रोब्स, वायरसेस, ये ओज के ऑपोजिट हैं। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, विषाक्तता लेके आ रहे हैं। विषाक्तता की वजह से व्याधि उत्पत्ति हो रही है। 10 गुणों के ऑपोजिट क्या है, गुरु, शीत, मृदु, श्लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छल और स्निग्ध। इसके ऑपोजिट क्या होंगे, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, अमल, व्यवायी, आशु, विशद और रुक्ष। इन सब क्वालिटीज के ऑपोजिट विष, और इसका ऑपोजिट अमृत। विष का ऑपोजिट क्या होता है, अमृत। अमृत क्या है, तो ओज। तो अमृत आयुर्वेद का क्या है, जो भी सब्सटेंस, जो भी विहार, जो भी औषध ओज के गुणों को बल देगा, वो सब अमृत के समान है, और वही अमृत हमारे को अमृतत्व की ओर लेके जाएगा। डिजीज को फाइट करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। चलो आगे आ जाओ, ये हो गया ओज का छोटा सा इंट्रो। अभी हम करेंगे बल का इंट्रो। बल क्या करेगा, बल क्या है, बल तो बल बोलता है, बल के लिए बोला है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और श्लेष्मा का पर्यायवाची वर्ड भी है, और ओज को भी बल कहा हुआ है। और इसी के साथ चरक से चिकित्सा 3rd में इसका श्लोक आता है कि बलम हे अल्पम हे अलम निग्रह्य आरोगाणाम। तो क्या किया कि जो शरीर में रोग का निग्रह करने की शक्ति है, रोग का निग्रह मतलब निग्रह मतलब रोकने की जो शक्ति है, वो बल है। इसके लिए क्या बोला, इसको हम कैसे समझेंगे बल को, तो प्राकृत श्लेष्मा। प्राकृत श्लेष्मा मतलब प्राकृत कफ, और ये क्या है, तो ये शरीर का बल है। और इसी तरह से वाग्भट ने क्या बोला, बल त्रिदोष हर है। त्रिदोष मतलब अगर तीनों दोष अपने बैलेंस इक्विलिब्रियम से आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज होंगे, तो इस दोषों को हरण करने वाला और उनको साम्य करने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए बल रिस्पॉन्सिबल है। बल किस लिए चाहिए हमें, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास नित्य मतलब जो स्वाभाविक व्याधियां हमें का है, जैसे क्षुधा, पिपासा, वार्धक्य, इनसे फाइट करने के लिए भी बल चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर रोग के बल का प्रमाण, बल
का प्रमाण, प्रमाण मतलब मेजरमेंट, कैसे मेजर करेंगे हम व्याधि का बल? तो जो पर्सन है, पर्सन मतलब जो डिजीज्ड है, नॉट डिजीज, उस पर्सन का क्या करेंगे? प्रकृति विचार करेंगे, विकृति विचार करेंगे, सार, दशविध परीक्षा, सार, समहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। इनके अकॉर्डिंग हमें पर्सन का जो डिजीज्ड है, नॉट डिजीज, वी डोंट डिस्कस डिजीज, वी ट्रीट डिजीज्ड, ओके। आयुर्वेद और इसमें क्या फर्क है कि आयुर्वेद पर्सन का ख्याल रखता है, वी डोंट टारगेट द डिजीज, किल द डिजीज, नहीं, ट्रीट द पर्सन, डिजीज विल गो ऑटोमेटिकली, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ये बल से क्या होगा? नंबर 1, फिर से बल चाहिए किस लिए? व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देगा, नंबर 1, उत्पन्न ही नहीं होने दो व्याधि को, स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखो। दूसरा, अगर व्याधि उत्पन्न हो गई तो उसको कम कर दो, सिंपल। अब इसके बाद क्या है? तो आरोग्य के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? बल रिस्पॉन्सिबल है। अब बल कम भी हो सकता है, बल बढ़ाया भी जा सकता है, और बल जो है मतलब कम या ज्यादा ना हो करके थोड़ा सा दौर्बल्य भी लग सकता है। अच्छा, तो बल का कार्य क्या है? सुश्रुत ने बताया कि स्थिरत्व लेके आना, मांस का अपचय करना, शरीर की चेष्टाओं में शक्ति रूप में बल ही है, और स्वर और वर्ण का प्रसादन करना, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, इनका मन के साथ संयोग करके अर्थापत्ति करना, इनका मीनिंग हमें समझाना, इसके लिए भी बल चाहिए। इसीलिए पेशेंट में हम क्या रखते हैं? एक कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। कैसे पता चला? बल की वजह से पता चला। अब बल कैसा है? बल कितने प्रकार का है? सहज, सहज मतलब बाय बर्थ हमें प्रेजेंट मिला हुआ है। कालज, विच टाइम हमने एक्वायर किया, बड़े हुए, एक्सरसाइज किया, डाइट प्लान पूछा, डाइट अच्छे से खाई और फिर अपने आप को बलशाली बनाया। युक्तिकृत, कैसे? ओल्ड एज में मेरे को क्या मिलेगा खाने को जिससे मेरा बल बना रहेगा, छोटे बच्चे में मैं क्या दूंगा कि उसको व्याधि नहीं होगी, काल के हिसाब से ऋतु में मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरा बल कम ना हो। ये क्या है? बल के टाइप्स हैं। अब हमारे पास बल आएगा दो तरह से कि बल यूजुअली किसका कम होगा, किस पर्सन में बल, जिस पर्सन में बल कम होगा उसमें व्याधि को सहन करने की शक्ति भी कम होगी। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी व्याधि को सहन करने की शक्ति नहीं है? तो वो है जो बहुत मोटा है, अति स्थूल, जो बहुत पतला है, ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मीडियम रहता ही नहीं है, वो बहुत ही लीन है। फिर उसके बाद जिसका जो समनन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टोनिसिटी है, वो ऐसे फ्लैसिड हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मांस रक्त अस्थि का सहत्व अच्छा नहीं है। जो वीक है, कैसे? मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, और जो बार बार असात्म्य आहार का सेवन करता है। जैसे हम अभी देखो मिडिल एज में है, हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती है, अगर हम असात्म्य आहार खाएंगे, अभी उसका डिजीज हमारी बॉडी के ऊपर ना भी दिखे, मगर ये जो रेगुलर हम आहार खाते जाएंगे, ये आहार हमें बाद में एज में जाकर के धातुओं का समन्वय में डीप सेटेड होकर के हमें डिजीज करेगा। उसके बाद है अल्प मात्रा में भोजन करने से, अगर हमने जैसे डायटिक्स या डाइट प्लान जैसे हम करते हैं लीन होने के लिए, बहुत कम खाना खाए, जितना भूख थी उतने से कम खाएं, इस उम्मीद में कि हम पतले रहेंगे, तो वो भी हमें व्याधि को आमंत्रण करेगा। फिर है अल्पसत्व। अल्पसत्व मतलब जैसे घबराता रहता है, पिंपल हो जाए एक, उसमें भी हमें बहुत डर लग रहा है, तो उसमें भी क्या है? व्याधि को फाइट करने की शक्ति नहीं है, और वो खुद उसकी छोटी सी व्याधि भी उसको बहुत परेशान करती है। फिर है हमारे पास व्याधि से पुरुष, मतलब किस पर्सन में हमें प्रॉपर बल मिलेगा। प्रॉपर बल के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि चरक सूत्र 24 चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। क्या है? सम मांस प्रमाणस्तु सम समननो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते क्षुत् पिपासा आतपसः शीत व्यायाम समसः संपक्ता समजरः सम्मांस चयोमुता।
जिसकी मांस आदि धातुएं प्रॉपर हैं, शरीर का संगठन प्रॉपर है, इंद्रियों में बल भी है, और जो आहार का सेवन कर रहा है दीर्घकालीन, ऐसा नहीं मैम आज मैंने खिचड़ी खा ली क्योंकि मैं बीमार थी, अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी, 2 दिन हो गए मैम खिचड़ी खाते हुए को, वो थोड़ी ना प्रॉपर आहार है, वो तो मजबूरी है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो सत्ववान है। जो सत्ववान पुरुष है उसको बड़ी से बड़ी व्याधि का भी लक्षण, क्लिनिकल सिम्टम्स इतने नहीं दिखते जितने कि असत्ववान को एक छोटा सा हेडेक भी ऐसा जानलेवा दिखता है। चलो, अभी ओज क्षय के कारण बल क्षय के कारण है। बल और ओज क्या कर रहा है? व्याधि क्षमत्व को क्षय कर रहा है। तो आहारज निदानों में क्या करेंगे? जैसे क्षुधा वेग का धारण करना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम खाना नहीं खा पा रहे हैं प्रॉपर, इसकी वजह से लॉन्ग रन में इम्यूनिटी हमारी खराब होगी। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स को कहा जाता है, हेल्थ फैसिलिटेटर्स को कहा जाता है खाली पेट हॉस्पिटल नहीं जाना। नेक्स्ट है अनुचित काल में मात्राहीन भोजन करना, मतलब भूख अभी लगी थी, शाम को खाया, एक ही बार खाया, बहुत सारा खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर से। फिर विहारज काल में क्या है? बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत ज्यादा, एक्सेस से भी ज्यादा क्या किया? बहुत हार्ड वर्क किया। मानसिक निदान में क्या है? हमेशा चिड़चिड़े, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, परेशान, ट्रैंक्युलाइजेशन आई नहीं कभी मेंटल हमें। फिर उसके बाद है अभिघात, चोट लग गई। धातु क्षय, मतलब किसी वजह से जैसे हम क्षय की तरफ जा रहे हैं, वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, मे बी कुछ ऐसा डिजीज हमें हो गया, जैसे राजयक्ष्मा हो गया, मे बी एड्स हो गया, ये भी नहीं हुआ तो कुछ ऐसा प्रतिशय हुआ हमें और वो हमने कभी टेक केयर किया ही नहीं, और वो प्रतिशय जीर्ण अवस्था में हमारे को इफेक्ट करता रहा, तो वो स्थान संचय करके हो सकता है आने वाले टाइम में ओज के ऊपर भी हमें इफेक्ट करे। ओज में विकृतियां, मतलब ओज कितनी तरह से खराब हो सकता है? विश्रंस, मतलब अपने स्थान से कहीं और चला गया, कम हो गया, अपने स्थान पे जितना होना चाहिए उतना नहीं। और ओज का व्यापद, डिजीज, मतलब ओज की कमी की वजह से व्यापद हो गया। फिर ओज जो था नॉर्मल, उसका कमी हो गया, परमानेंट ही कमी हो गया। तो ये तीनों क्या है? ओज की विकृतियां। विश्रंस से क्या होगा हमारे पास? तो संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवन, क्रिया सन्निरोधश्च विश्रंस। तो क्या मतलब? दोष प्रॉपर तरह से, दोष क्या है हमारे पास? जो एनर्जी लेवल 3 हमारे पास है, वात पित्त और कफ, इनका रिडक्शन हो गया, आइदर इंक्रीज हो गया, इम्बैलेंस हो गया। फिर पूरी बॉडी में एक सदन, सदन का मतलब होता है कुछ ना करते हुए भी थकान, कुछ ना करते हुए भी पेन्स, और जो हेड जॉइंट्स हैं जो हमारे छोटे बड़े जितने भी, उनका स्रंस मतलब पावर नहीं रही उनमें, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे हो गए। फिर नेक्स्ट है ओज व्यापद। ओज व्यापद मतलब डिजीज। ओज की वजह से क्या क्या होता है? स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफो, वर्ण भेदो, गलानी तंद्रा, निद्रा। ठीक है। च व्यापने क्या हुआ? स्तब्ध गुरुगात्रता, स्तब्ध मतलब बहुत ऐसा स्तब्ध हो गए, स्तब्ध रह गया, मतलब अकड़ा हुआ रह गया, स्टिफ रह गया। फिर वातशोफ, देखो वातशोफ क्या मतलब? स्वेलिंग होना शुरू होगी। ओल्ड एज में ये देखना एक लक्षण आएगा, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, बल कम होता है, ओज कम होता है, तो ऐसे स्वेलिंग होना रह जाती है, शुरू हो जाती है बॉडी में। फिर उसके बाद है वर्ण भेद। वर्ण भेद मतलब कलर ऐसा पेल हो जाए, डार्क हो जाए, ब्लैक हो जाए। गलानी मतलब गिल्ट, कुछ ना होते हुए भी ऐसा लगे कुछ मिसिंग है, कुछ डेफिशिएंट है। तंद्रा मतलब ऐसा ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, हमेशा निद्रा वाली फीलिंग है। निद्रा तो मतलब होता है एक्सेसिव स्लीप, ज्यादा बढ़ गई है। अब ओज क्षय हो गया। ओज क्षय मतलब जैसे इसमें हमने क्या समझना है कि ओज क्षय मतलब लॉस ऑफ इम्यूनिटी हो गई, तो क्या हो जाएगा? मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और इवन मृत्यु। कैसे? तो इम्यूनिटी कम हो गई यहाँ पे। और पहले वाला क्या था? ओज व्यापद। अगर इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है तो क्या डिजीजेज होंगी? और उससे पहले क्या था? ओज विश्रंस। इम्यूनिटी की जितनी जहां जरूरत है वहां ना होकर के, जैसे इम्यूनिटी मतलब जहां पे जो इम्यूनिटी चाहिए, जैसे हमारे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के लिए यहाँ पे हमारे को स्थानिक इम्यूनिटी के लिए ओज चाहिए, वहां पे ना होकर के ओज कहीं और है फॉर द टाइम बिंग। तो विश्रंस मतलब जैसे पूरी बॉडी में से ओज कम हो गया तो पूरी बॉडी एक्स होना शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कुछ ऐसे डिजीजेस जो डायरेक्ट ओज से रिलेटेड हैं। अगर ओज क्षय हो जाता है तो क्या हो जाता है? राजयक्ष्मा, मधुमेह, पांडु, ग्रहणी और एड्स। इसी के साथ हमारे पास जितने भी बल क्षयकर भाव हैं, राइट,
even mental as well as physical, psychological, emotional and social, in combination to diet, ऋतु और हमारा दिनचर्या और हमारा व्यायाम पैटर्न। जिस भी रीजन की वजह से हम अपना बल वर्धन कर सकते हैं, इवन हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, वात काल में उठने से लेकर के, मल मूत्र का त्याग करने से लेकर के, कफ काल में शोधन क्रियाएं करने से लेकर के, रात्रि जल्दी सोने तक, वात काल में हमारे को, पित्त काल में जो मध्य काल है, उससे पहले जो कफ काल है उसमें हमने सोना है। ये सब क्या है, हमारे ओज और बल को वर्धन करने वाली क्रियाएं हैं। फिर इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं क्यों मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो मेरे को खाना पच जाता है, कभी कभी तो मेरे को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, यही चीज़ें मेरे को पावर करती हैं, एम्पावर करती हैं, और यही चीज़ें कभी कभी मेरे को डिजीज करती हैं। ये पता नहीं कि आंसर्स सारे के सारे हमारे संहिताओं में दे रखे हैं। अगर हम ये पढ़ेंगे तब हम अपने पेशेंट्स को काउंसिल कर पाएंगे। एक भी श्लोक, चाहे वो चिकित्सा स्थान का है चाहे वो सूत्र स्थान का है, वो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, मगर अगर उसको समझना आया तो। अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा है मतलब मैं कहीं लैक कर रहा हूँ, संहिताएं कहीं भी लैक नहीं कर रही हैं। तो ये जो हमारे पास सूत्र स्थान से लेकर के जो इन कॉम्बिनेशन टाइम टू टाइम ये सारे संदर्भ इकट्ठे किए हुए हैं, फिर ये संदर्भ इकट्ठे करके हमने इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझना है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वेरियस फैक्टर्स इकट्ठे करने हैं। नॉट जस्ट आहार, नॉट जस्ट मेडिसिन, नॉट जस्ट दिनचर्या, बट ऑल टुगेदर। इवन मेडिटेशन से लेकर ध्यान, धारणा, समाधि से लेकर के योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम तक सभी के सभी एक साथ करेंगे तो ही हम इम्यूनाइज्ड प्रॉपर तरह से होंगे। नहीं तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे वैक्सीन्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, जो कि फिर अधूरा एक ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके फाइन, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।